नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मैपिंग सीरीज में। इस सीरीज में हम लेकर आते हैं कुछ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस सीरीज का आज लेक्चर 5 है और 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। होप आप सबने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल है आप सबके लिए, एग्जाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाज। तो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था? तो हिंट 4 EcoR1, SMA3, EcoR2। तो EcoR1 जो है ये पहला एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था जिसे डिस्कवर किया गया था। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब है कि ऐसा एंजाइम जो किसी स्पेसिफिक साइट से डीएनए या आरएनए के सेंटर से, बीच से कट करता हो, मिड से, कहीं से, कॉर्नर से नहीं, कॉर्नर को छोड़कर मिड से कहीं भी अगर कट करता है तो उसे हम एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। और रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि बैक्टीरियल सिस्टम में ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट होते हैं, तो फॉरेन एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस या फिर कोई अदर एनिमी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो इसलिए इसका नाम पड़ा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि ये बैक्टीरिया से ही हम ऑब्टेन करते हैं, प्रोकैरियोट्स से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है टीजीटी बायोलॉजी 2011 में आ चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इज प्रिपेयर्ड एट विच ऑफ दीज फेजेस। तो क्रोमोसोमल कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम है उनके शेप, साइज, स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनकी स्टडी करना। तो हम कौन से फेज में, ये सारी फेजेस जो दी हुई हैं ऑप्शंस में, ये सारी एम फेज है, सेल साइकिल की एम फेज है। ठीक है, माइटोटिक फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इनमें से कौन सी ऐसी फेज है जहाँ पे क्रोमोसोमल कैरियोटाइपिंग को इजिली किया जाता है? तो हम सबको पता है कि मेटाफेज में क्या होता है, कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो हाईली कंडेंस्ड होता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। और इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट में क्या होता है, अलाइंग होता है, एक प्लेट पे अलाइंग होता है सारा क्रोमोसोम। तो वहाँ पे हम उसकी ईजिली माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हैं। तो ये बेस्ट फेज होती है। और ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2011 में आ चुका है, आप लोगों ने देखा भी होगा। इंड्यूसर इन लैक ओपेरॉन इज। अब इंड्यूसर का क्या काम होता है? इंड्यूसर का काम होता है कि अगर कोई प्रोसेस जो है वो अगर बंद है तो उसे स्टार्ट कर दे, या फिर अगर चल रही है तो उसे और ज़्यादा इन्हांस कर दे। तो इंड्यूसर का ये काम होता है। अब लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन का क्या मतलब है? ओपेरॉन एक सिस्टम होता है बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में, जहाँ पे एक ही प्रोमोटर से मल्टीपल जीन जो है वो ट्रांसक्राइब होती हैं। अब मल्टीपल जीन को अगर एक ही प्रमोटर से ट्रांसक्राइब किया जाता है तो उसे ओपेरॉन सिस्टम कहा जाता है। अब लैक, यहाँ पे स्पेसिफिक लैक ओपेरॉन की बात की जा रही है। ऐसे ही और सारे ओपेरॉन सिस्टम होते हैं, लाइक एराबिनोज ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, और ये लैक ओपेरॉन तो है ही, और बहुत सारे ओपेरॉन सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे इंड्यूसर का काम कौन करता है? रिप्रेसर प्रोटीन। ये तो जस्ट अपोजिट बात हो गई। रिप्रेसर प्रोटीन जो होती है वो प्रोसेस को स्टॉप कर देती है, अगर चल रहा है प्रोसेस तो उसे बंद कर देगी। लैक्टोज, तो लैक्टोज ही जो होता है वो लैक ओपेरॉन में, और ये जो लैक है ना इसका मतलब लैक्टोज ही होता है। तो लैक्टोज जो होता है इंड्यूसर का काम करता है, यही जो प्रोसेस बंद रहती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, उसे क्या करता है, स्टार्ट कर देता है जाके। लैक्टेज, ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, लैक्टोज और लैक्टेज, क्योंकि एक ही लेटर का यहाँ पे डिफरेंस है और ऐसे में भी एग्जाम प्रेशर में गलतियाँ हो सकती हैं, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो लैक्टेज क्या है? लैक्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। ठीक, और ये क्वेश्चन जो है टीजीटी बायोलॉजी 2011 में आ चुका है। फिर आगे, सेक्सुअल इनकॉम्पिटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाई। सेक्सुअल इनकॉम्पिटिबिलिटी जो होती है उसे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? और अब ये इनकॉम्पिटिबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो है वो स्टॉप है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारी वजह हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन ना होना हो या सेल्फ पॉलिनेशन ना होना हो। इस वजह से जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, या तो अगर एक ही प्लांट की बात हो रही है तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये सेक्सुअल इनकॉम्पिटिबिलिटी होती है। अगर अलग अलग प्लांट में ये सेक्सुअल इनकॉम्पिटिबिलिटी है तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन को स्टॉप करने के लिए सेक्सुअल इनकॉम्पिटिबिलिटी हो सकती है। तो अब ये कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इसे ओवरकम कर सकते हैं? तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ओव्यूल कल्चर, इन विट्रो पॉलिनेशन, पॉलन कल्चर। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ओव्यूल कल्चर और पॉलन कल्चर, ये अलग अलग कल्चर के टाइप हैं जिनमें हम इन अलग अलग ये जो ऑर्गेनेल्स हैं, लाइक प्रोटोप्लास्ट या फिर ओव्यूल या फिर पॉलन, पॉलन को ही हम कल्चर कर दें तो उससे एक नया प्लांट बनेगा जो कि हैप्लॉइड होगा। ओव्यूल कल्चर करेंगे तो ओव्यूल में भी जो प्लांट बनेगा वो एक अलग प्लांट होगा। तो यहाँ पे, बट यहाँ पे जो हम प्लांट बनाने की बात नहीं कर रहे, किसी कल्चर की बात नहीं कर रहे, सेक्सुअल इनकॉम्पिटिबिलिटी को ओवरकम करने की बात कर रहे हैं, तो वो एक ही प्रोसेस है, इन विट्रो पॉलिनेशन।
अगर हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करें, वो सारी फेवरेबल कंडीशन दे दें जो प्लांट को फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए, तो हो सकता है कि जो सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो कॉम्पेटिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए और जो हमारा प्रोसेस है वो कैरी आउट हो जाए। ठीक है, तो ये इन विट्रो पॉलिनेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस, ए प्लांट शोविंग डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद अ प्लांट शोविंग विच टाइप ऑफ फिनोटाइप। तो जो टेस्ट क्रॉस होता है उसमें एक डोमिनेंट फिनोटाइप को हम कैसे पेरेंट के फिनोटाइप के साथ क्रॉस करते हैं। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि जिस भी पेरेंट के बारे में हमें जानना है, उसका जीनोटाइप जानना है, उस पेरेंट को हम एक रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो रेसेसिव आएगा। ठीक है, रेसेसिव। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि सिंपली जिस भी पेरेंट के बारे में, जिस भी प्लांट के बारे में हमें जानना है, उस प्लांट को किसी उसी कैरेक्टर वाले रेसेसिव कैरेक्टर के साथ, रेसेसिव ट्रेट वाले प्लांट के साथ उसको क्रॉस करवा दें, तब हमें पता चल जाता है कि ये जो प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। तो होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी को पता करने के लिए पेरेंटल प्लांट में हम टेस्ट क्रॉस कैरी आउट करवाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। कैरोली इरिकी जो है वो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंसिडर किए जाते हैं। एडवर्ड जेनर फादर ऑफ वैक्सीन, ग्रेगर जॉन मेंडल या मेंडल ये जो हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ठीक, ये वैक्सीन। कैरिमुलिस जो हैं वो पीसीआर की डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सबको पता होगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी बैक्टीरिया यहाँ पे यूजफुल है। तो इस्चेरिचिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकस, बैसिलस थुरिंजेंसिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो इनमें से जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है ये जो है बैक्टीरिया जिसे यूज़ किया जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को क्या कहा जाता है, और एक नाम से जाना जाता है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ठीक है, जीन क्लोनिंग करते हैं तो उस दौरान हम उस प्रोसेस को, जीन क्लोनिंग के प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसमें बहुत सारे, जीन क्लोनिंग में बहुत सारे जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, लाइक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज, कॉम्पिटेंसन बनाने के लिए हम उसे हीट शॉक देते हैं, कोल्ड शॉक देते हैं, NaCl ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है हमें। तो वो सारी चीज़ें ये सब समेट के बैठा हुआ है, ये सब कुछ ये अपने आप ही करवा देते हैं। एक ऐसा सेल, एक ऐसा बैक्टीरियल सेल जो खुद ही सब कुछ काम करवा दे बिना किसी टूल की हेल्प से। तो इसे हमने कहीं भी इंट्रोड्यूस कर दिया, इसमें वो जीन डालकर, ये उस जीन को ट्रांसफ़र कर देगा जो भी होस्ट प्लांट है उसमें बिना किसी अदर ट्रीटमेंट के। तो इसलिए इसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। ठीक है, अब ये मैचिंग करना है लिस्ट मोनोलिस्ट को, यहाँ पे ये प्रोसेस दिए हुए हैं और उसका ये, तो इससे मैच करना है कि कौन सा प्रोसेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किससे करेक्ट मैच होता है। तो फिनोटाइप एनालिसिस जो है ये, इसको हम क्या करते हैं, फिनोटाइप का मतलब होता है कि जो भी हमें विजिबिलिटी दिख रही है, मतलब जो भी दिख रहा है हमें, कोई कैरेक्टर है जो हमें दिख रहा है अपनी आँखों से, विजिबल है, तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। तो उसे विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप। ठीक है, जो जीनोटाइप होगा, जो हमारा जीन है वो हमारा बाहर दिख रहा है, फेस पे, फेस लुक वैसा है, मेरा बाल वैसे हैं, मेरी आई का कलर वैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो अंदर जीन्स हैं वो बाहर एक्सप्रेस हो रही हैं, तो उसका हमें फिनोटाइप, उसका हमें करेक्टर दिख रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि ये जो प्रोसेस है वो मियोटिक प्रोसेस है, मतलब कि मियोसिस हो रही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो रेसेसिव टाइप अपीयरिंग इन F2 जनरेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने क्या बताया था कि ये बता रहे थे कि जो भी कैरेक्टर होते हैं, जो भी ट्रेट्स होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो ये बात और वो कब हो रहे थे, F2 जनरेशन में हो रहे थे। F1 में कोई भी सेग्रीगेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि सेग्रीगेशन जीन्स का तो हो रहा था, बट वो फिनोटाइप नहीं शो कर पा रहे थे, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस वहाँ पे काम कर रहा था, इसलिए वो नहीं शो पा रहा था। बट जब F2 जनरेशन आती थी तो वहाँ पे वो शो हो जाते थे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बताता है। क्रोमोसोमल मैपिंग के थ्रू हम लोग क्या समझते हैं, इंडेक्सिंग जीन लोकाई, जो जीन की लोकेशन होती है वो क्रोमोसोमल मैपिंग के थ्रू समझते हैं हम। तो करेक्ट ऑप्शन बी है इसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप विल बी प्रेजेंट। अब अगर मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात की जा रही है तो हमें बिल्कुल ये चीज़ ध्यान में रखना है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो यहाँ पे 4
फिनोटाइप आएंगे, ठीक है, 4 फिनोटाइप। अब 4 फिनोटाइप क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, 2 जीन को लेकर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक। 2 जीन को लेकर जब क्रॉस कर रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या है, एक जीन के 2 ट्रेट होते हैं, 2 ट्रेट होते हैं, ठीक है, लाइक एक लॉन्ग और एक टॉल। अगर हम हाइट की बात करें, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल एक जीन है और इसके 2 ट्रेट हो सकते हैं, एक लंबा हो सकता है, एक थोड़ा छोटा हो सकता है। तो ये कॉम्परेटिव हम देखते हैं। तो 2 जीन है, 2 जीन है तो उसमें कितने ट्रेट होंगे, 4 ट्रेट होंगे, ठीक है। एक जीन है तो 2 ट्रेट, 2 जीन है तो 4 ट्रेट। नाउ अब 4 फिनोटाइप आएंगे, जो भी हमें विजिबिलिटी मतलब दिख रहा है, विजिबल है, वो 4 ट्रेट दिख रहा है क्योंकि डाईहाइब्रिड क्रॉस है, 2 जीन है, 4 फिनोटाइप आएंगे उसके। और जब भी हम पुनेट स्क्वायर जब ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो जीनोटाइप के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो टोटल 9 आते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में। एक बार करके देखिएगा आप लोग तो उसमें पता चल जाएगा। तो इसमें ये देखिए 9 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये थे कुछ आज 10 क्वेश्चन जिनका हमने क्वेश्चन तो डिस्कस किए, उनके साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उनके जो भी ऑप्शंस थे उनसे रिलेटेड, उन सबको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो हमारा ऐप है स्टडी क्लिक इंडिया ऐप, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आपकी बेनिफिट मतलब आपको बेनिफिट करेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर, टीआरई, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बायोलॉजी स्ट्रीम से तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और बेनिफिशियल होने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमारा अचीवा बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है जस्ट ₹499 में। बहुत ही मार्जिनल प्राइस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये टेस्ट सीरीज़ है, यहाँ पर हम दे रहे हैं MCQs, PYQs, और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन के साथ साथ हम इनका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, ठीक है, आंसर भी दे रहे हैं बढ़िया से एकदम डिटेल में, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो होप ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी, फ्रूटफुल होगी। तो पढ़ते रहिए ऐसे ही। थैंक यू।